डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, यही सामने चेयर से बैठे। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। विशेष निवेदन है, हमारे देश के दिग्गज शिक्षाविद जो भारत के पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं, और वो एक ऐसा चेहरा जिसको कि देखने और समझने के लिए एक दृष्टि की जरूरत है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे विशेष निवेदन पर हमारे बीच में मुखातिब हैं। कृपया सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को कृपया आगे लाइन में जो वीआईपी जो 3 लोग हैं वहां पे बिठाएं। हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार, उनको श्रीफल शॉल ओढ़ा करके स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रशांत जी, आदरणीय श्री नंदकिशोर जी, ठीक है। आगामी वक्ता के रूप में जो कि आज की इस पुस्तक लोकार्पण समारोह के मुख्य वक्ता हैं, आज उनका मुख्य वक्तव्य हमारे बीच में होगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो कि भारतीय राजनीतिक शुचिता के प्रतीक हैं और बुद्धिजीवी जगत में जिनको कि चलता फिरता विश्वविद्यालय हम लोग कह सकते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आज के इस प्रसंग पर अपना विचार, अपना चिंतन प्रस्तुत करें। आज के इस सारस्वत समारोह के सम्माननीय गौरव भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, मुख्य अतिथि भारत के प्रतिरक्षा मंत्री और अब जिनको मैं कहता हूँ उनकी रक्षा मंत्री, क्योंकि पहले जब भारत का मंत्री कहलाता था डिफेंस मिनिस्टर, तो उसका अर्थ था कि वो केवल डिफेंस करे, ऑफेंस नहीं कर सकते। अभी जैसा राजनाथ जी ने बताया, तो मैंने कहा वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, वो ऑफेंस मिनिस्टर भी है, यानी दोनों चीज़ करते हैं। तो इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना उद्बोधन हमारे लिए, विचार के लिए प्रस्तुत किया और बहुत गंभीर विषयों को उन्होंने एक साथ अनुसूत किया। हमारे बजरंग लाल जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल इतना ही कहूँगा कि वो हमारे विचारों के बजरंग बली हैं। और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी वो हमारे विचारों का प्रतिपादन और प्रक्षेपण जितनी सुंदरता से और मुखरता से करते हैं वो श्लाघनीय है और एक तरह से अनुकरणीय है। बहुत ही सरल शब्दों में परंतु हृदयग्राही शब्दों में वो अपना वचन हमेशा देते रहे। आज के कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, ऐसे 2 नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं मुझको। एक तो अमित राय जैन जी और दूसरे नंदकिशोर जी गर्ग। नंदकिशोर जी गर्ग से मेरा बहुत पुराना परिचय था और अमित राय जी से अभी कुछ दिन पहले ही साक्षात परिचय हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पंडित दीनदयाल जी के विचारों को न केवल समझते हैं बल्कि हृदयंगम भी कर चुके हैं और बड़ी ही कुशलता से उन्होंने इन पुस्तकों को प्रकाशित करने में, संपादित करने में, क्योंकि वो संपादकों की जो नामावली है उसमें भी उनका स्थान है। पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस निमंत्रण पत्र में
कि प्रशांत जैन जी प्रबंध निदेशक, उनका जो नाम है प्रबंध का संस्थान का, किताब वाले। अब आजकल के युग में कोई किताब वाला कहलाना चाहता है, जबकि आजकल तो किसका युग है, कंप्यूटर का। उसमें कोई आदमी हिम्मत के साथ ये कह रहा है कि मैं किताब वाला हूँ, मामूली बात नहीं है, तो लोगों की बात है, छोटा मोटा नहीं है। क्योंकि आजकल तो किताब नाम की कोई चीज़ है, वो शायद धीरे धीरे डिक्शनरी में रह जाएगी, और डिक्शनरी भी आजकल कंप्यूटर में चली गई है। तो इसलिए उस ऐसे समय में आपने ये हिम्मत की है, बधाई के प्राप्त। आज के इस पुस्तक लोकार्पण समारोह का जो मुख्य उद्देश्य मुझे दिखाई दिया, वो पंडित दीनदयाल जी के जीवन दर्शन और समसामयिकता के बारे में। जीवन दर्शन के बारे में अपने माननीय बजरंग लाल जी ने और बड़े विस्तार से अभी हमारे मंत्री जी ने, श्री राजनाथ सिंह जी ने हमारे सामने सारा विषय प्रस्तुत किया। तो मेरे लिए बहुत उन्होंने सुविधा कर दी है, क्योंकि अब मुझे आपके सामने थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो वो समसामयिकता के बारे, यानी आज भी दीनदयाल जी समसामयिक हैं क्या, रेलेवेंट हैं क्या? अरे वो दीनदयाल जी, अच्छा वो क्या उन्होंने कह दिया था, एकात्म दर्शन है, दर्शन वर्शन की बात करो, आजकल तो नया ज़माना है, इकोनॉमी की बात करो, जीडीपी की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, मिसाइल्स की बात करो, वगैरह वगैरह। इसमें कहाँ आप ले आए, क्या बात आप कर रहे हैं? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले भी सामयिक थी, वो आज उससे ज़्यादा सामयिक है, और शायद आने वाले वर्षों में उससे कहीं अधिक सामयिक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने उसको रखूँ। थोड़ा पानी यहाँ रखवा दीजिए, क्योंकि अब कोसना ही है तो पानी पी पी के कोसना है। चलिए पोस देंगे। सबसे पहले तो मैं परम श्रद्धेय आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति अपनी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरी दृष्टि में राजनीति में ऐसा अजात शत्रु मेरे अनुभव में तो नहीं आया है, जो राजनीतिक व्यावहारिक राजनीति में रहते हुए, और किसी के बारे में मेरा तो उनके साथ 1949 से लेकर उनके अंतिम दिन तक साथ रहा। मैंने कभी भी उनसे किसी के बारे में एक भी शब्द जिसको आप ऋणात्मक कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, नहीं सुना। और शायद उनको जो श्रद्धांजलियाँ दी गई उनकी मृत्यु के पश्चात, उसमें भी जो सबसे बड़ी बात उनके लिए बार बार कही गई थी कि वो अजात शत्रु थे। तो ऐसे अजात शत्रु परम आदरणीय श्रद्धास्पद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, आज हम जिस परिवेश में बैठे हुए हैं, कमरे में तो बहुत आनंद के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कमरे के बाहर मौसम का क्या हाल है? सारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जगह जगह, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में क्या हो रहा है? राजस्थान में भी बाढ़ें आती हैं, बेहिसाब बाढ़ आ रही है, गुजरात में बाढ़ आ रही है, और केरल और बंबई तो हमेशा ही डूबे रहते हैं। ये क्या हो रहा है? और जिस समय बारिश नहीं होती उस समय लोग कहते हैं कि बारिश हो नहीं रही है,
और जब बारिश होने लगती है तो कहते हैं कि ये क्यों हो रही है। और हमारे यहाँ नहीं, पाकिस्तान में भी हो रही है, सारा पाकिस्तान डूबा हुआ है। और पिछले दिनों चीन में भी हुई। चीन में बारिश बहुत कम हुआ करती है। भूगोल के लोग शायद मुझे ठीक कर देंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, वहाँ भी बारिश बहुत हो रही है। और सारे यूरोप में कहीं बारिश है तो कहीं तपन है। 44 डिग्री टेम्परेचर लंदन में, और कई दिनों तक रहना ये सामान्य बात नहीं है। स्विट्जरलैंड और स्वीडन में लोग तालाबों में, झीलों में कूदे हुए हैं, वहीं निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं कि तो साहब गर्मी बहुत है। आपकी अमेरिका में जंगलों में आग लगी हुई है, बुझ नहीं रही है। कहीं कहीं तो आग को बुझाने के लिए अनेक दमकलें और जितने भी साधन हैं वो सारे जुटाए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि भयंकर सूखा पड़ने की भी स्थिति है, कुछ प्रकृति की वजह से और कुछ हमारे अपने कर्मों की वजह से, जो हम यूरोप में रूस और यूक्रेन की घटनाक्रम से देख रहे हैं। यहाँ बारिश हो रही है और वहाँ मिसाइल्स बरस रही हैं। और अब खतरा ये है कि सारी दुनिया को भोजन मिलेगा या नहीं। और हमारे यहाँ खतरा ये पैदा हो गया है कि इस बार भोजन कितना होगा कम, और कितनी चीज़ें कम होंगी और कौन सी चीज़ें इस बार फसल पे नहीं होंगी। ये बैठे हुए बताएंगे मेरे सामने हरियाणा वाले। अभी कोई कह रहा था कि पता नहीं कितना अभाव आ जाएगा इस बार चावल में। धान की रुपाई बहुत कम हुई है, फिर आगे पता नहीं गेहूं के समय क्या होगा क्या नहीं होगा। बीमारियां ऐसी ऐसी आ रही हैं कि जिसका कुछ अंदाज ही नहीं। अभी आप कोरोना से मुक्त हुए कि नहीं हुए, मेरे ऊपर तो अभी तक उसका असर बाकी है, भगवान करे और किसी के ऊपर ना हो। लेकिन अब जो नई बीमारियां आ रही हैं उनका तो इलाज भी नहीं है, पता ही नहीं है उसका, उसमें कौन सी गोली काम करेगी, कौन सा इंजेक्शन काम करेगा। अभी तक तो कोरोना की ही पूरी वैक्सीन का निस्तारण नहीं हुआ कि कौन सी अद्यतोगत्वा काम करेगी, अब कल कौन सी दवाइयाँ आएंगी, कौन सी बीमारियाँ आएंगी। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके सामने उस परिवेश का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें हम रह रहे हैं। और ये आएगा, इसकी सूचना पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने 1965 में ही हमको दे दी। सवाल यहाँ समसामयिक का। उन्होंने तभी कहा था कि ये जो पश्चिमी जगत में जिस प्रकार की विचारधाराएं हैं उसमें बहुत संकट आएंगे, आने की संभावना है, ऐसा नहीं कहा था, आएंगे। इसमें अंतर्विरोध बहुत है, इसमें कंट्रडिक्शंस हैं और उनका समाधान करने की क्षमता इनमें नहीं है। ये बात कही थी उन्होंने तब। लोगों ने उसको गहराई से समझने की कोशिश नहीं की कि क्या बात कर रहे हैं, या दर्शन की बात कर रहे हैं, एकात्म दर्शन है, एकात्म मानव, ये क्या हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि यही होना है, इसी को समझना है, इसी के रास्ते आगे चलना है। अब मैं उस विभीषिका की कि जिससे दुनिया गुजर रही है उसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ आपको कि ये किस कारण से हो रहा है उसको थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। हुआ ये था कि पश्चिम में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था दकार्त, दकार्ते बोलते हैं उनको, दकार्त फ्रेंच, रेने दकार्त। उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं अपने को जानना चाहता हूँ। तो जानने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो बाद में पता लगा उन्हें कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों हूँ। तो बाद में बोले कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास एक दिमाग है, मैं सोचता हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मैं हूँ। यहाँ से बात शुरू हुई और फिर उन्होंने कहा कि ये दुनिया क्यों है, फिर मैं तो हूँ, दुनिया क्यों है, इसको कैसे समझा जाए। तो उन्होंने और उनके
कई साथियों ने, जिसमें न्यूटन भी बहुत प्रमुख थे, उनका नाम, न्यूटन का नाम तो लोग ज़्यादातर जानते हैं, दकार्त का नहीं जानते। एक बेकन थे उनके साथी, उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। फिलोसफी के तौर पर बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा भाई बहुत आसान बात है, अगर ये जो ब्रह्मांड है इसको समझना है तो ये कुछ काम कर रहा है, तो कैसे काम करता है पहले इसको देखो। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई चलाने वाला होना चाहिए। तो कि चलाने वाली चीज़ कोई ऐसी है सामने, तो उनको दिखाई दी घड़ी। घड़ी उस समय की सबसे बड़ी मशीन थी। उन्होंने कहा घड़ी है, जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही ब्रह्मांड भी चलता है। और जब घड़ी को देखना उन्होंने शुरू किया तो इसको कैसे समझे, तो उन्होंने कहा इसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दो और उसके बाद में जोड़ लो, तो घड़ी कैसे बनती है, कैसे चलती है, समझ में आएगी। आजकल बहुत से बच्चे खिलौने में यही खेल करते रहते हैं। फिर अब तो खिलौने के बदले वो कंप्यूटर नहीं खेलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तब ये था कि मशीन माने घड़ी। घड़ी कैसे चलती है, उसको कोई चलाने वाला है, तो चलाने वाला है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मशीन तो सामने है ना। तो फिर इसका हमने देख लिया तरीका कि इसको तोड़ो और इसको फिर जोड़ के देखो। तो इसमें से उन्होंने एक सिद्धांत निकाला कि अगर आप किसी सत्य को जानना चाहते हैं, किसी तथ्य को जानना चाहते हैं, तो उसको थोड़े छोटे पुर्जे में तोड़ और फिर उनको जोड़। अब इस तोड़ने में जब वो चले तो पहले तो उन्होंने सौरमंडल को तोड़ा कि इसके अंदर इतने ग्रह हैं, इतने उपग्रह हैं, ऐसा है वैसा है। फिर आ गए वो अपनी धरती के ऊपर, इसमें इतनी चीज़ें हैं, इतने पहाड़ हैं, ये है वो है। फिर आए आगे तो चला कि ये बने तो हैं सब एक एटम से, परमाणुओं से बने हैं, यहाँ तक आ गए। इसमें तो 200 साल लगे थे उन्हें यहाँ तक पहुँचने में। मैंने आपको एक आधे मिनट में ये बता दिया कि उन्होंने शुरू किया था कि हम अपने को समझें, और समझने के लिए पहले अपने को तोड़ें, फिर अपने को जोड़ें। और यही हो रहा है दुनिया में। पश्चिमी विज्ञान का जो सिद्धांत है, और जो पश्चिमी विज्ञान का ही नहीं, अब जिस अर्थशास्त्र के हमारे विद्वान बजरंग जी हैं, उसमें भी यही हो रहा है कि आप पहले तोड़ो और तोड़ तोड़ के जहाँ तक कुछ कर सकते हो तो कर लो, और जब फेल हो जाओ तो पलटी मार के निकल आओ। वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ क्या तमाशे हो रहे हैं। तो जब ये बात आई सामने तो परमाणु फट गया। लोगों ने कहा आप तो सब समझ ली, सारी दुनिया को समझ लिया। लेकिन बात मानी कि नहीं। उसके आगे कुछ लोग चले, उन्होंने कहा ये तो परमाणु भी टूट गया। परमाणु बम आपने सुना ही होगा। परमाणु भी टूट गया तो आगे क्या करें। तो आगे चलते चलते उनको अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु के आगे भी जहाँ और भी है, सितारों के आगे जहाँ और भी है, यहीं तक बात खत्म नहीं होती। और अभी जिसका जिक्र किया था हमारे बजरंग जी ने कि वो बोसोन तक पहुँच गए हैं, पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं तो मैंने क्या जानता। कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी पकड़ के कुछ करें। मैं अपने वैज्ञानिक मित्रों से, कुछ मेरे छात्र भी वहाँ काम कर रहे हैं उसमें, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि एक बात बस सुन लो मेरी बात, कि आप इस बोसोन को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। उसका गॉड पार्टिकल नाम है वैसे आजकल। तो मैंने कहा आप इस पार्टिकल को पाएंगे या नहीं, लेकिन गॉड को आप जरूर भूल जाएंगे। ये मेरी पक्की आपके सामने घोषणा है। आप गॉड को तो पाएंगे या नहीं पाएंगे, मगर ये पार्टिकल से भी हाथ, खरबों रुपया, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस, बहुत डॉलर्स खत्म हुए उसमें। चल रहे हैं अभी भी और आगे भी चलेंगे। पृथ्वी भी खोदी जा रही है दूर तक, टनल्स बनाए जा रहे हैं। क्यों, लेकिन किस कारण से, किस वजह से, क्या वजह है ये? जिस वैज्ञानिकों ने इस विज्ञान का आधुनिक रूप सामने रखा, उसके प्रणेता थे इर्विन श्रोडिंगर। ये आज की जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके प्रणेता माने गए। इन्होंने शुरुआत की और उनसे पूछा गया आप क्या कर रहे हो। ये बोले मैंने जो किया है उसका नतीजा ये है कि इस दुनिया में एक ही सत्य है जिसको ये हिंदू पंडित बोलता है, क्या, तत्वमसी।
तुम ही वो हो जो ही मैं हूँ वही दुनिया है, दैट द वर्ड, जिसको उन्होंने बताया ना, हम ब्रह्मास्मि, जो मैं हूँ वही तुम हो। श्रोडिंजर कहता है, इवन श्रोडिंजर, कि जो ये सारा ब्रह्मांड है, इसके पीछे जो कुछ चेतनाएं हैं, उसका मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ये समसामयिकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो वो समय कह रहे थे कि जनता ना कि सब में एक है, सब में एक ही तत्व है। आज वो इरविन श्रोडिंजर कहता है कि हाँ साहब बिल्कुल यही है, आप ठीक कह रहे हो। और उसने यहाँ तक कहा कि यह मैं ईसाई हूँ और ईसाइयों के विरोध में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ईसाइयत में, या जिनको भी आप सेमेटिक धर्म कहते हैं, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, और ये आपका क्रिश्चियनिटी, उनमें अनेक आत्माएं हैं। हाँ, जितने बैठे हम में से हर एक की आत्मा अलग अलग है। इसको वो, इसी को वो दरअसल कहते हैं प्लूरैलिटी ऑफ सोल्स, और इसी में से उन्होंने निकाला है आजकल जिसको कहते हैं प्लूरैलिटी। ये समाज है या दुनिया है, ये प्लूरलिज्म में है। हम लोग गलती से इसका दुरुपयोग करते हैं। हम कहते हैं कि हम बड़े प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। जी नहीं, आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी नहीं है, हम एकात्मक सोसाइटी है। हमने सब में एक माना है, प्लूरलिज्म नहीं है। आपके अंदर की चेतना, मेरी चेतना, इस कुर्सी की चेतना है, इसकी माइक्रोफोन की चेतना, ये बिल्कुल एक है। ऑल इज वन, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही श्रोडिंजर बोलता है, यही दीनदयाल जी ने कहा था, सर्वात्म, एकात्मानुवाद, सर्वात्म, सब में वही आत्मा है, सब में वही चेतना है। ये बात कहने से फर्क पड़ जाता है। पश्चिम ने जो कुछ किया है वो उसी सिद्धांत के आधार पर किया, जिसके दोनों सिद्धांत ये थे कि एक तो प्लूरलिज्म है और दूसरा ये कि रिडक्शनिज्म है, आपको तोड़ना है, तोड़कर ही आप समझ सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप अलग अलग हैं, आप एक नहीं हैं। ये दीनदयाल जी की जो विशेषता थी, और जो आज जिसको विज्ञान मान रहा है, तो लगभग मैं सारे नाम लेना नहीं चाहता, समय का भी अभाव है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये अब लोग कहने लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, ये तो है, लेकिन खतरा है। ये कैसे कहें कि खुदा जुदा है हमसे, वो अलग बैठा हुआ है। ये कैसे कहें कि गॉड वहाँ है, और गॉड को प्राप्त करने के लिए हमें बीच में एक होली घोस्ट की जरूरत है, उसके बिना नहीं जा सकते। अगर आपको भगवान को पाना है तो बीच में एक चाहिए आरती, जिसके बिना उसके आप जा नहीं सकते, पहुंचाएगा नहीं आपको। हमने ये नहीं कहा, दीनदयाल जी ने कहा नहीं, सब समान है इस मामले में, इस चीज़ों में। इसलिए उन्होंने जो बातें कही वो सार्वत्रिक है, वो केवल भारत के लिए नहीं है। हाँ, उनका प्रयोग भारत में कैसे होना है, चीन में कैसे होना है, अफगानिस्तान में कैसा होना है, अफ्रीका में कैसा होना है, वो अलग बात। लेकिन जो उसका मूल सिद्धांत है वो सार्वत्रिक है। प्रयोग में ज़रूर अंतर होगा, भौगोलिक स्थितियाँ हैं, प्राकृतिक स्थितियाँ हैं, पुरानी हमारी जो परंपराएं हैं हर देश की, उनकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कुल मिला करके अगर रास्ते में जाना है तो उधर जाना हो। पश्चिम ने क्या कहा हमसे? उसने कहा कि भाई अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको क्या करना है। आजकल एक शब्द आप सुनते होंगे बहुत बड़ी मात्रा में, जीडीपी। अगर आपकी तरक्की करनी है तो आपकी जीडीपी बढ़नी चाहिए। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आप तरक्की कर रहे हैं। हर सरकार बोलती है, हमारी सरकार भी बोलती है, राजनाथ जी भी बोलते हैं इस बात को। जब भी पूछो तो उनसे कहेंगे जीडीपी बढ़नी चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय से भी अगर कोई पूछेगा तो कहेगा कि भारत की जीडीपी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, मगर क्या बढ़नी चाहिए? जीडीपी माने क्या? जीडीपी का मतलब है कि जो कुछ आप उत्पादन कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है। अर्थात अगर आपने कहा कि हमने उत्पादन कर लिया, अरे भाई क्या कर लिया?
तो आप यही कहोगे ना कि हमने इतने टन फलानी चीज़ पैदा कर दी, इतने कर दी, पर उसका विनिमय आप करते ना, सब करेंसी, कुछ चीज़, उसका इंडेक्स क्या दिया आपने? जीडीपी। कि अगर ये बढ़ रहा है तो समझ लीजिए आप, मगर है क्या? उत्पादन, आप कहते हैं ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ से, क्या आसमान से आता है? प्रोडक्ट तो जमीन के अंदर से आता है। प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जो कुछ पृथ्वी में प्रकृति ने हमें दिया है, आप उस प्रोडक्ट को बदल देते हैं अपने यांत्रिक उपयोगों से, और उसके लिए फिर आप हमारे सामने मार्केट प्रोड्यूस रखते हैं कि भाई अब आप इसका मूल्य लगाइए। तो आप जो आज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रगति का मानदंड आपने रखा है कि जितनी तेजी से आप प्रकृति का ह्रास कर रहे हैं, प्रकृति में से सामान ले रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, मिट्टी का तेल निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप जितनी जल्दी से निकाल सकेंगे और जितनी जल्दी मार्केट में फेंक सकेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी प्रगति हो गई। तो आप सुन रहे हैं कि हमारी अमेरिका की जीडीपी इतनी है, चीन की इतनी है, हमारी इतनी है। हर रोज़ आता है कि 7% हो गई, दूसरे की 2% रह गई, तीसरे की 3% हो गई, चौथे ने 4% कर ली। तो ये है क्या चक्कर में, क्या चीज़ हो रही है? और इसको आपने प्रगति का मानदंड मान लिया है। पर हो क्या रहा है उसमें? क्या जीडीपी बढ़ गई तो आपका स्वास्थ्य सुधर गया? अगर बाजार में कल ये लिखा जाए, एक हेडिंग दे दिया जाए सारे बाजार के अंदर कि आज हिंदुस्तान की जीडीपी 10% से बढ़ के 12% हो गई, तो क्या आपका स्वास्थ्य 10% से 12% हो गया? क्या आपकी शिक्षा 10% से 15% हो गई? क्या हो गया? क्या आपके बैंक में रखी हुई जो आपकी पूंजी है वो बढ़ गई? स्टॉक मार्केट की तो बढ़ गई, आपके शेयर की मार्केट से तो पूंजी बढ़ गई। तो आपकी प्रगति का मानदंड क्या है? आपका स्वास्थ्य बढ़ गया क्या? मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई ठीक है, जीडीपी तो बढ़ गई, पर हेल्थ में क्या हुआ? फूड में क्या हुआ? एजुकेशन में क्या हुआ? इसका जवाब नहीं। और इसका जवाब अब पश्चिम में बहुत तेज़ी से खोजा जा रहा है। वहाँ के एक प्रेसिडेंट ने ये कहा, भाई ये क्या चक्कर है? अगर मार्केट की बात देखें तो सवेरे मार्केट में मेरे शेयर का भाव इतना था और दोपहर तक घट गया और शाम को फिर बढ़ गया। तो क्या हो रहा है? क्या मानव की प्रगति सुबह शाम दोपहर इस तरह से हो रही है? क्या ये बाजार के उतार चढ़ाव से क्या मनुष्यों की संस्कृति में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है? हम अधिक संस्कृत बन रहे हैं, अधिक सुशब्द बन रहे हैं, या हम मार्केट भी कर रहे हैं? मार्केट भी है और मार्काट भी है और प्रगति भी है। क्या इन तीनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं? नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, जीडीपी जो है वो इंडेक्स नहीं हो सकता प्रगति का। ये केवल एक ही चीज़ का इंडेक्स है कि प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, प्रकृति में कितनी मात्रा में गिरावट आ रही है। अगर जीडीपी किसी मात्रा का, किसी चीज़ का मानदंड हो सकता है, तो वो जो दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो और जीडीपी एक साथ, जितनी ये जीडीपी आज बढ़ती है उतना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना ही प्रकृति के सारे जितने भी खेल हैं ये उल्टे सीधे हो रहे हैं। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि विकास का असली मानदंड क्या होना चाहिए, किस चीज़ को कहने पर हम माने कि विकास होना चाहिए। ये एक बुनियादी सवाल। आज तो पश्चिम तो परेशान है। अरे भाई वो खुद कह रहे हैं कि 1% आदमियों के पास नहीं, बराक बोल रहा है, बराक ओबामा, कि जिस दुनिया में 1% आदमियों के हाथ में इतनी धन संपत्ति है जितनी बाकी 99% लोगों के हाथ में है, ये दुनिया प्रगति में प्रगतिशील कैसे कही जा सकती है? क्या इसे विकास का नाम दिया जा सकता है? किसी भी दुनिया में जहां अगर आप देखें रोज हत्याकांड हो रहे हैं, कोई जगह दिन खाली नहीं है। एक हिंसक समाज बन रहा है।
हिंसा भी बढ़ रही है और जीडीपी भी बढ़ रही है। ये क्या बात है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हिंसा भी बढ़ रही है, बलात्कार भी बढ़ रहे हैं, अपराध भी बढ़ रहे हैं और प्रकृति का क्षरण भी हो रहा है। और आप रोज सुबह हमारे जो पश्चिमी अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा विकास हो रहा है। पंडित जी ने इस बात को तभी समझाया था कि भाई विकास का मतलब क्या है। ये केवल भौतिक चीज़ों का विकास होना और किस कॉस्ट पर होना, ये एक मूल पर कोई भी समाज जो आज दुनिया में है, खासतौर पर भारत जैसा समाज जो हजारों साल से है, वो एक साल में नहीं बनता, 100 साल में भी नहीं बनता। हजारों साल लगते हैं कुछ मूल्यों को बनाने में, कुछ दृष्टि को बनाने में। हमने दृष्टि जो बनाई थी उसका, उसी को तो दीनदयाल जी ने बताया कि भाई इसको समझो। हमारे यहाँ अभी इसमें बोला नहीं है इन्होंने, अपने बजरंग लाल जी ने, हमारे जैन शास्त्रों ने क्या कहा, हमारे उपनिषद ने क्या कहा, हमारा जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या बोलता है। अगर आप उसके व्यवहार में उसकी भाषा को सुनेंगे तो वो यही कहता है कि भाई मेरे पास कितना चाहिए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, न मैं भूखा रहूं और न साधु भूखा जाए। यानी आप एक कंजम्पशन के ऊपर, आप अपने उपभोग के ऊपर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। अगर वो आप नहीं रख सकते तो फिर तो इसी मायाजाल में जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा उन्होंने कि 1000 हाथों से कमाओ और लाखों हाथों से बिखेर दो। ये केवल इसलिए नहीं, अब कमाओ तो किस लिए कमाओ, केवल अपने लिए नहीं, चींटी के लिए भी कमाना है, कबूतर को भी खिलाना है, गाय को भी खिलाना है और किसी दिन साल में एक दिन सांप को भी खिलाना है। ये है क्या जिसको कहा उन्होंने एकात्म दर्शन, हर एक के लिए। तो ये जो अर्थव्यवस्था है ये केवल मानव केंद्रित नहीं है, ये प्रकृति केंद्रित है, सृष्टि केंद्रित है। पश्चिम में वो कहता नहीं तो मी एंड माई सेल्फ, मैं और मेरा उपभोग, मोर इज मोर, जितना खाओ, लेकिन वो भूलता है कि उस मोर में वो अपने आप को कहाँ ले जा रहा है। एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि ऐसा लगता है कि 100-200 सालों में मनुष्य ने जो एक डिवाइन एलिमेंट था, जो एक जिसके अंदर दैविक संपदा थी, दैविक गुण थे, उसने अपने आप को एक गंदे कीड़ा खाने वाले, कूड़ा खाने वाले सुअर के बीच में के रूप में परिवर्तित कर लिया है। इस हद तक वहाँ लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि अब जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर वो तो बहुत गड़बड़ है, उसमें मनुष्य एक पशु बन गया है, ये गलत है। और अब वहाँ क्या होने लगा है, एक उसने कहा है अर्थशास्त्री ने कि पिछले 75 सालों में जो कुछ इंग्लैंड ने इकट्ठा किया है वो सिवाय कूड़े के और कुछ नहीं है। दैट इज नथिंग बट ए डिब्री। हमारे घर कूड़े खानों के ढेर बन गए हैं। कहता 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके पास, काम में एक आती है, मगर आपने किया क्या है? आपने ऐसी श्रेष्ठ प्रकृति को, इस सुंदर प्रकृति को आपने कबाड़ खाने में बंद कर दिया है। ये जितने हमारे सामान हैं ये कल तो कबाड़ खाने में जानते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब दिल्ली के पास ऐसी बड़ी कूड़े के ढेर नहीं थे, दिल्ली बड़ी साफ सुथरी थी। आज दिल्ली जितनी बड़ी चौड़ी है, जितनी समृद्ध है, उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में कूड़े के ढेर। ये कहाँ से आए? ये आपने उस सुंदर प्रकृति को कूड़े के ढेर में बदल दिया है। दिस इज द चेंज। ये प्रकृति है। दीनदयाल जी ने कहा ये नहीं, हम प्रकृति के शिष्य नहीं हैं, हम प्रकृति के पुत्र हैं। और जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और माँ के लिए का दूध पीना बच्चे के लिए आवश्यक है, ये प्रकृति का नियम है। कुछ महीनों तो पिलाना ही पड़ेगा। और ये भी नियम है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहला दूध उसे माँ का ही मिलना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी उम्र माँ का दूध पीते रहें। दूध तो खून से बनता है,
तो दीनदयाल जी ने कहा था कि आप प्रकृति का शोषण नहीं कर सकते, दोहन कर सकते हैं। जितनी ज़रूरी है, जितनी आवश्यकता है ज़रूर लीजिए, और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बिल्कुल नहीं लीजिए। टेक्नोलॉजी ज़रूर रहेगी, मगर जो प्रकृति को नष्ट करती है वो टेक्नोलॉजी हमें मंजूर नहीं है। हम भी रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी रहेगी, स्वास्थ्य भी रहेगा, शिक्षा भी रहेगी, लेकिन ये सब एक अपने मौलिक जाल के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने प्रकृति का वो कर लिया, दोहन कर लिया, और अगले दिन शोषण कर रहे हैं, और फिर तीसरे दिन कुछ और कर रहे नहीं। ये इसको पूरी समग्रता में देखने की ज़रूरत है। ये अकेले अकेले नहीं चल सकता, ये समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि समग्र दृष्टि, एकात्म दृष्टि। अब मैं आपको अंत में एक बात कह के इसे समाप्त करता हूँ कि अभी इन्होंने जिक्र किया था हमारे राजनाथ जी ने कि योग हमारी दुनिया को देन है। बिल्कुल सच है, इसमें कोई, लेकिन योग का रूप क्या है आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इस समय $600 बिलियन का योग का मार्केट है। दुकानें खुल गई हैं विश्व में, यहाँ भी खुल गई हैं। अब तो कहते ये क्या है, ये यौगिक ड्रिंक है। तो ये क्या है भाई, क्या है ये? यानी आप हर चीज का कमोडिफिकेशन कर रहे हैं, हर चीज को बदल रहे हैं। वो तो कर चुके हैं वैसे, वहाँ वो लंबा खेल हो जाएगा आज कहना। लेकिन ये समझ लीजिए कि एवरीथिंग इज मार्केटेबल, एवरीथिंग इज बिजनेस। जिसमें बिजनेस है वो ठीक है। तो आप एक मनुष्य के स्थान पर एक बिजनेस बन गए, आप मनुष्य के स्थान पर एक कंप्यूटर बन गए। अगर आप क्या हैं आज, ये बात कह के मैं समाप्त करूँगा, आपको शायद बुरी लगे, लेकिन वो ये है कि जब मैं बहुत छोटा था तो चिट्ठियाँ घर में आती थी, तो उस पर लिखा रहता था ऊपर से बमुकाम फलानी जगह। यानी अगर दिल्ली में चिट्ठी आनी है तो ऊपर लिखा होगा बमुकाम दिल्ली, यानी पहली लाइन बमुकाम दिल्ली। अर्थात पहला जो संकेत होगा वो ये है कि चिट्ठी दिल्ली में जाएगी। फिर उसके बाद होगा कि वो किस मोहल्ले में जाएगी, कहाँ जाएगी। फिर लिखा होगा जाने के बाद इसको मिले, यानी आइडेंटिफिकेशन आपका सब तरफ से कर। तो ये एक सिलसिला था जिसमें आपका मोहल्ला, आपका शहर, ये जुड़ा हुआ था। आज क्या है? आज है दिल्ली 2000 नहीं 1000। अब दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चिट्ठी पे लिखते हैं ऊपर आदमी का नाम नहीं लिखिए, ये मत लिखिए, सिर्फ आप ये लिख दीजिए कि पोस्ट जो नंबर है आपका, कोड हर एक शहर का, वो लिख दीजिए ऊपर। तो इतना समझ जाएगा कि दिल्ली में जाना है, हो गया। फिर उसके बाद कहाँ जाना है, तो स्ट्रीट नंबर सच एंड सच, स्ट्रीट के बाद फ्लैट नंबर सच एंड सच, दैट्स इनफ। उसके बाद कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। फ्लैट के डाकखाने में फ्लैट का जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स रहता है उसमें डाल दिया, बात ख़त्म हो गई। आप अगर बैंक में जाते हैं, आप कहें कि मैं हूँ, तो कहता मेरा अपना वो लाओ, पेन लाओ। अगर आपके पास पेन है तो आपका पैसा है वहाँ, अगर आपका पेन नहीं है तो आप घूमते पे नहीं, यू आर नो पेन। आधार लाओ, तो आप प्रमुख हैं कि आधार प्रमुख है, पेन प्रमुख है। उन्होंने कहा आप तो क्या होंगे, आपकी पहचान क्या है, आपका पेन, आपका इनकम टैक्स नंबर, आपकी कोई सर्टिफिकेट किसी तरह की कहीं पर है, वो इसकी जो होता है अपना पासपोर्ट, वो है तो आप हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग वो जाता है कि साहब मैं जिंदा हूँ, बोले प्रमाण लो, वो सामने खड़ा है, वो कहता है प्रमाण लो। क्या प्रमाण लो, बता फलाने में रिकॉर्ड में है कि नहीं तू। तो यू हैव बीन रिड्यूस्ड, मनुष्य को समाप्त कर दिया। आप मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं एक नंबर हूँ, इतने नंबर का जूता है, इतने नंबर की पैंट है। आप चले जाइए बाजार में, उनसे कहना कि पैंट देना, कहना कौन सा नंबर की दूँ।
आपके नाप लेके नहीं देता वो, कहता बता कौन सा नंबर पे दूँ। आप कहते हैं यार इतने की ठीक है, फिर कहता नाप के देख लो, नहीं नापना तो क्या देखना, अगर लेनी है तो लो, नहीं तो दूसरी देखो। सवाल यह है कि आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है, आपकी शर्ट कुछ और है, आपका ये सब कुछ और है। और धीरे धीरे इस तरह से मनुष्य को आपने एक नंबर बना दिया, मैं एक नंबर हूं। क्या आप ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? मैं पूछता हूं आपसे, बताइए। नहीं चाहेंगे ना आप? अपना अपना अस्तित्व चाहेंगे कि नहीं? मैं भी हूं। और अब कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप अति यांत्रिकता की दुनिया में आ रहे हैं। उसमें आप अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप किसी डॉट पे फिट होते हैं या नहीं होते। अब आप एक माया जाल के अंदर, आप मायावी व्यक्ति हैं। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ नहीं है, वो माया जाल है। वो आपने सुना होगा ना कि द्रौपदी को ने उसको देखा था जब दुर्योधन को हंसी थी, तो था क्या कि एक ऐसा महल बना हुआ था कि जिसमें वो दुर्योधन को देखा कि शायद पानी है, तो उन्हें कपड़े ऊपर कर लिए। तो उसने ऊपर से कहा उससे कि ये अंधों के बच्चे अंधे ही होते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं है। वो मायाजाल आज भी है। कल आपके लिए यही होगा कि हम और आप कोई मायने नहीं रखते हैं। आपको अपनी गाड़ी चलानी है, जरूरत नहीं, एक रोबो है, वो बटन दबाता है, आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है, आप बैठ जाते हैं, जहाँ आपको जाना है वहाँ जब वो कहेगा तब आप उतर जाते हैं। अपनी इच्छा से उतर भी नहीं सकते। यार तो ये जो परिदृश्य है भविष्य का, और जो आ रहा है सीधे सीधे आपके सामने, उसको पंडित जी ने उसी समय बताया था और कहा था सावधान, मनुष्य ब्रह्म का रूप है। मनुष्य एक जीवन चैतन्य मानी प्राणी है। मनुष्य में और सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। हम भी वही हैं, वो भी वही है। इसलिए सोच समझ कर, इसलिए खबरदारी के साथ। और अंत में ये कहूँगा कि उन्होंने बता दिया था हमको कि आपको सब चीज़ चाहिए, लेकिन एक सीमा के अंदर चाहिए। सारा उपभोग चाहिए, मगर सस्टेनेबल चाहिए, जो सारी दुनिया को मिल सके, सस्टेनेबल। और अब इस बात को पिछले 10-12 साल पहले स्टॉकहोम के वैज्ञानिकों की, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने कहा कि और तो बात ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो पृथ्वी है, ये भी एक इसी तरह का व्यवहार कर रही है जैसे मनुष्य व्यवहार करता है। इट ऑल्सो रिजेंबल्स ए लिविंग सिस्टम। जबकि हमारे यहाँ दीनदयाल जी ने और उससे भी पहले लोगों ने कहा कि ये स्वयं ही लिविंग सिस्टम है, आप उसी के अंश हैं। सारी सृष्टि एक लिविंग सिस्टम है। अगर वो लिविंग नहीं है तो हम कैसे लिविंग हो सकते हैं? इस मूल मंत्र को उन्होंने पहले बताया, और फिर उसके आधार पर रचना होनी चाहिए, जिसका सिद्धांत ये है कि संयमित उपभोग, सस्टेनेबल कंजम्पशन। उससे अधिक करोगे तो वो तो यहाँ तक कह दिया है हमारे यहाँ तो ग्रंथों ने कि जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाता है या संग्रह करता है वो चोर है। इससे बड़ा कोई कम्युनिस्ट बोल सकता है, सोशलिस्ट बोल सकता है? किसी ने कही है ये बात कभी? तो पंडित जी का जो सिद्धांत था, जो दर्शन था, वो आज भी सामयिक है, उस समय से ज़्यादा आज सामयिक है। और अगर हम नहीं सुधरे तो शायद हमारा अंतिम शोकांतिका करने के लिए फिर बचेगा कुछ नहीं, सिवाय इसके कि किसी ज़माने में एक दुनिया हुआ करती थी जिसमें एक प्राणी या एक जंतु जिसका नाम मनुष्य था वो भी रहा करता था। मैं सावधान करना चाह रहा हूँ कि न तो मैं स्वयं ऐसा प्राणी बनना चाहता हूँ, न आने वाली अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ऐसा प्राणी बनाना चाहता हूँ। ये केवल मेरा सवाल नहीं है, केवल आपका सवाल नहीं है, यह आने वाले समग्र मानव समाज का और मानव सभ्यता का सवाल है। हमें किस रूप में जिंदा रहना है, मनुष्य के रूप में या रोबो के रूप में, यह आपको तय करना है। नमस्कार।